क्या आपने इस 3 मिनट का वीडियो देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले। हो सकता है बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देख चुके होंगे और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस कार्यक्रम में भी शामिल रहे होंगे। हमारे प्रदेश के एक ऐसे शख्स जिन्हें आज के डेट में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा समझदार नेता माना जाता है, उसकी यह वीडियो है। शायद आप समझ गए होंगे मैं किस नेता की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी की ही बात कर रहा हूं, जो हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन का एक कार्यशाला लगाया गया था। उस कार्यशाला में वो अतिथि के रूप में थे और साथ ही उन्होंने इस जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन की जो कार्यशाला थी उसमें लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोगों को जानकारियां दे रहे थे कि आज हमारा ये प्रकृति का किस तरीके से दोहन हो चुका है और कैसे हम जो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, ये तमाम जो जितने भी पॉल्यूशन है वो आज किस तरीके से संकट गहरा चुका है तमाम चीज को लेकर। वो ये भी बता रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर, जिस तरीके से व्यापार को बढ़ावा देकर हम अपने प्रकृति की दुर्दशा कर चुके हैं, उस बात को लेकर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप सबसे पहले उस वीडियो के कुछ अंश सुनिए, फिर आगे आपको पूरी खबर मैं बताऊंगा। एक्चुअली मतलब आज पूरी दुनिया आज पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। और पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी के बाद बहुत तेजी से चैलेंज बनकर उभरा है। हमारे देश की तो संस्कृति ऐसी थी, हमारे देश का तो सिस्टम ऐसा था कि जो भी वो अपने आप में सर्कुलर इकोनॉमी था। हम अभी बोलते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए, जो भी वेस्ट हो रहा है उसको फिर से उसे डिस्पोज ऑफ करें। ये मतलब बहुत आज एक न्यू कॉन्सेप्ट के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जाती है। बट हमारे कल्चर में तो सब कुछ बहुत ही सस्टेनेबल था, बहुत ही व्यवस्थित था कि हमारे देश में ही ऐसी परंपरा है कि नदी को पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, औला पेड़ के नीचे हम भात खाते हैं, पीपल पेड़, बरगद पेड़ की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं उसमें भी वृक्ष पूजन की, पर्वत पूजन की स्पष्ट परंपरा दिखती है। हमारी संस्कृति का हिस्सा था और ये संस्कृति प्रकृति के उतने ही उपयोग पर विश्वास करती थी जिसको प्रकृति अपने आप ठीक ठाक कर रही है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट फिलॉसफी में चेंजेस आए, जिस तरह से पूरी दुनिया प्रकृति के एक समुचित उपयोग के जगह पे पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस हो गई कि अपने फिजिकल नीड्स को हमको पूरा करना है, उसके लिए प्रकृति का कुछ भी करना पड़े। इस तरह की जो मानसिकता हुई, उसी कारण से आज सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जब कोरोना आया, हम सब ने देखा, लॉकडाउन हुआ, तो हम तो लॉकडाउन में फंस गए, लेकिन पूरी प्रकृति उन 15-20 दिनों के लिए आजाद हो गई। और प्रकृति कितने तेजी से अपने आप को रिवाइव करती है उसका उदाहरण हम सब ने प्रैक्टिकल रूप में देखा। लोगों ने देखा कि गंगा में डॉल्फिन दिखने लगी है, लोगों ने देखा कि चंडीगढ़ से भी हिमालय का पर्वत नजर आ रहा है। ये सब हमने देखा, एक्सपीरियंस किया। तो प्रकृति तो अपने आप में पूरी तरह से व्यवस्थित है। इंसान अपने आप को सोचता है कि हम बहुत बड़े मतलब तोप चीज हैं टाइप से, बट प्रकृति के इवन पूरे यूनिवर्स की जर्नी को छोड़ भी दें हम, तो अर्थ की भी जर्नी से हम सोचें, तो अर्थ की जर्नी से भी हम सोचें तो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ फ्यू मिनट्स की तरह है। और हम अपने आप को, पूरी प्रकृति को अपना समेटने में, एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। और जो भी अति करता है इस नेचर की यात्रा में, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आपने इस पूरा वीडियो को देखा, देखिए हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी किस तरीके से एक गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि प्रकृति
की क्या दुर्दशा हो चुकी है, कुदरत की क्या दुर्दशा हो चुकी है, किस तरीके से जो वातावरण है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, उस बात को लेकर वो काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी बता रहे हैं कि हमने खुद किस तरीके से प्रकृति को पूरी तरीके से दोहन किया है, जिसका एक दुष्परिणाम हमारे पास फिर से आ रहा है। ये चिंता उनका बताता है कि वो किस तरीके से आज प्रकृति की दुर्दशा हो चुकी है और क्या स्थितियां पैदा हो चुकी है। फिलहाल उनकी इस चिंता पे मैं सबसे पहले तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये चिंता सिर्फ उन्हें नहीं, पूरे प्रदेश के एक एक लोगों को करनी चाहिए। आम जनता तो बखूबी इस जल जंगल जमीन की चिंता कर रहा, लेकिन और जो लोग बैठे हैं, उनके सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उन्हें भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से प्रकृति की पूजा की जाती थी, किस तरीके से हमारा जो संस्कृति था वो कैसे नदियों की पूजा की जाती थी, पौधों की पूजा की जाती थी, वृक्षों की और पहाड़ों की पूजा की जाती थी, और उसके बदले में ये कुदरत, ये नदियां, ये पहाड़, ये पर्वत हमें क्या कुछ देता था, ये सब आप जानते हैं। आज भी वो हमें जीवित रखा है, आज भी हम उन्हीं की देन है कि हमारी जो सांसें चल रही हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, ये इस कुदरत या प्रकृति की देन है। लेकिन आप सोचिए कि बकायदा एक कार्यक्रम में महोदय जी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी प्रकृति एक खत्म हो रहा है, किस तरीके से एक गहरा संकट या पॉल्यूशन का जो संकट गहराता जा रहा है, उस बात को लेकर। लेकिन यही अगर आपको एक धरातल में लेकर अगर बात बताया जाए कि सिर्फ भाषणों में चिंता हो रही और हकीकत में क्या कुछ चल रहा है, आप सोचिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की आज जल जंगल जमीन खतरे पे है। आप लगातार इस तरीके की न्यूज सुन रहे हैं, लगातार इस तरीके के लोगों के विरोध सोशल मीडिया या तमाम चीजों पे देख रहे हैं कि आज जल जंगल जमीन किस तरीके से खतरे में है। लेकिन उसे संरक्षित कौन करेगा? आपने तो कह दिया, आपने तो एक बड़ी चिंता व्यक्त की है, लेकिन उसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर कौन करेगा उसे सुरक्षित? आखिर कौन बचाएगा इस जल जंगल जमीन को? बचाने वाले तो आज जेल में ठूस दिए जा रहे हैं। आप ही की सरकार है, आप ही की सत्ता पे बैठे हैं। सर, सवाल भी आपसे होंगे और गुहार भी आपसे लगाई जाएंगी। इस जल जंगल जमीन को बचाने न जाने कितने क्रांतिकारी लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, जिन्होंने एक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्हें इतनी समझ है कि इस प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं है, इसे हमें बचाना पड़ेगा। और वो बचाने की लड़ाई में न जाने आप कितने लोगों को जेल में धकेल दिए, आज जेल की चार दीवारी पे बंद है। न जाने वहीं अंबिकापुर सूरजपुर क्षेत्र के लोग जहां कोयले के विस्तार में जिस तरीके से वो विरोध कर रहे थे, खदान के विस्तार का विरोध कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई। वो लाठियां किसी को नहीं देखा, कौन बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान, किसी को नहीं, सब पे लाठियां बरसाई गई। कई दिनों तक रायगढ़ के तमनार जंगल जब कट रहे थे तो उसको लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे थे, लगातार उसकी मांग कर रहे थे कि जल जंगल जमीन को बचाना है। हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, उसको लेकर आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग उसके लिए आज भी सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन आज आप कहते हैं एक गहरा संकट आ रहा है, एयर पोल्यूशन का हो चाहे वाटर पोल्यूशन का या प्रकृति की सीधी खतरे में बात को आप कह रहे हैं, तो आप जरा सोचिए इसे बचाएगा कौन? बचाने वाले जेल में धकेल दिए जा रहे हैं, बचाने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, बचाने वालों पर लाठियां चार्ज किया जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी बात है। आज अरावली पर्वत भी खतरे में है, इस बात को लेकर भी आप सब जानते हैं। अगर अभी ये हालात है तो जरा सोचिए आने वाले दिनों में किस तरीके से भयावह स्थिति आएगी। आप भी सोचिए ओपी चौधरी जी, आज आप बस्तर के जंगल काट रहे हैं, आज आप हसदेव के जंगल काट रहे हैं, आज आप रायगढ़ के जंगल काट रहे हैं, तो आखिरकार कौन से जंगल बच रहा है? सारे जंगल तो आप तबाह कर चुके, आप सारे नदियां तो तबाह कर चुके, आप सारे पर्वत तबाह कर चुके, आखिरकार उसके बाद क्या बचेगा? ये तो एक उदाहरण है। इससे इससे पहले न जाने कितने और पेड़ पौधे, लाखों पेड़ पौधे काट दिए गए, जंगल काट दिए गए हैं, और ये आज स्थिति और दुर्दशा से गुजर रही है। आने वाले दिनों में जब हसदेव जंगल कट जाएगा, जब बस्तर के जंगल कट जाएंगे, जब रायगढ़ का जंगल कट जाएगा, तो उसके बाद हमारी जीवन क्या होगा, ये एक गहरा चिंता का विषय है।
एक अंतिम आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं या आप अगर इतने गंभीर हैं और इस गंभीर मुद्दों पे आपने चर्चा किया, लोगों को बताया इस जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन पे, तो साहब सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार में आप बैठे हैं, आप तो ताकतवर हैं, आप तो बचा सकते हैं, आप इसे सुरक्षित कर सकते हैं, आप इसे संरक्षित कर सकते हैं, आप उस जंगल को कटने से बचा सकते हैं, आप उस पहाड़ को उजड़ने से बचा सकते हैं, आप उस नदियों को टूटने से कटने से बचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं साहब, आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। और एक बार फिर से कहूंगा कि जल, जंगल, जमीन को हमें सुरक्षित करना है।